दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो कोई आम मूवी नहीं है। इस मूवी को समझने और देखने के लिए आपको हाई आईक्यू की जरूरत होगी और हो सकता है कि उसके बाद भी आप इसको समझने के लिए कमेंट करते रहें। तो भाई ऐसा आखिर क्या है इस मूवी में, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत 15 फरवरी के दिन से होती है, जहां हमें एक 20 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम तकातोशी है। तकातोशी की बात करें तो वो एक विजुअल आर्ट का स्टूडेंट होता है और वो अभी अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होता है। अब सुबह का समय होता है और वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन आते ही उसमें चढ़ जाता है। अब ट्रेन में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम एमी होता है। एमी को देखते ही तकातोशी को उससे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। अब वो उसे देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्टेशन पर मैं उतरूंगा, अगर एमी भी उसी स्टेशन पर उतरी तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। ऐसा ही होता है, यानी जिस स्टेशन पर तकातोशी उतरता है, एमी भी उसी स्टेशन पर उतरती है। अब तकातोशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो हिम्मत जुटाता है और एमी के पीछे जाने लगता है। फिर वो उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो कहता है कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि क्या मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी या फोन नंबर मिल सकता है। अब एमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि मैं फोन यूज नहीं करती। ये सुनकर तकातोशी को लगता है कि शायद एमी उसकी बातों से नाराज हो गई है और उससे बातें नहीं करना चाहती, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एमी उसे रोकती है और कहती है कि मैं सच में फोन यूज नहीं करती। और फिर वो उसे मुस्कुराकर देखती है तो तकातोशी को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद दोनों स्टेशन की एक बेंच पर बैठ जाते हैं और वहाँ वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर एमी बताती है कि मेरी उम्र भी 20 साल है और इस तरह से ये इन दोनों का पहला दिन होता है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और तकातोशी को एमी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इसी बीच एमी की ट्रेन आ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब तकातोशी उसे रोककर पूछता है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे। तो एमी पलटकर उसकी तरफ देखती है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर अब तकातोशी हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इमोशनल क्यों हो गई। तो एमी कहती है कि कुछ नहीं और फिर मुस्कुराकर कहती है कि हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है और तकातोशी उस दिन बहुत खुश होता है। वो घर पहुंचकर सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है कि तू बहुत लकी है जो तुझे पहली ही नजर में प्यार हो गया। अब अगले दिन तकातोशी एक बार फिर से उसी ट्रेन में जाता है और वो उम्मीद करता है कि उसे एमी फिर से मिलेगी। फिर वो ट्रेन में चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन एमी वहाँ नहीं होती। उसे बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि शायद एमी उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती। इसके बाद वो उदास मन से एक चिड़ियाघर जाता है और वहाँ वो एक जिराफ को देखता है और उसकी स्केचिंग करना शुरू कर देता है। वो अपने स्केच में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है और तभी पीछे से एमी वहाँ आ जाती है। वो तकातोशी के स्केच को देखकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा स्केच बनाया है और इसे तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगना चाहिए। तकातोशी उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो खुशी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो एमी मुस्कुराकर कहती है कि कल तुमने ही तो बताया था। अब तकातोशी सोचने लगता है कि क्या उसने सच में उसे इस बारे में बताया था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने एमी को ये बात बताई थी। फिर वो सोचता है कि शायद बातों बातों में उसने कह दिया होगा। तो इस तरह वो इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं और एमी के साथ वक्त बिताने लगता है। इसके बाद वो एमी को पास की एक झील के किनारे ले जाता है। फिर वहाँ वो एमी को बताता है कि जब मैं 5 साल का था तभी से मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक था। वो कहता है कि मैं उस वक्त यहाँ स्केच बनाने के लिए आया था, लेकिन गलती से मैं पानी में गिर गया था और उस वक्त एक लेडी ने मेरी जान बचाई थी। मैं उस दिन मरते मरते बचा था। अब एमी उसकी बातें सुनकर कहती है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बताती है कि मैं एक मेले में थी और मुझे भी एक आदमी ने बचाया था। ये सुनकर तकातोशी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो एमी से कहता है कि ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। तो एमी मुस्कुराकर कहती है कि दुनिया में इत्तेफाक होते रहते हैं, एक और सही। इसके बाद तकातोशी एमी से उसका फोन नंबर मांगता है और इस बार एमी उसे अपना फोन नंबर दे ही देती है। अब तकातोशी बहुत खुश हो जाता है और वापस अपने रूम में आकर सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। अब उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हें एमी को डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए। तो तकातोशी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं अभी एमी से सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ, इतनी जल्दी डेट पर जाने का कैसे पूछूं। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड समझाता है और कहता है
कि अगर तुझे एमी पसंद है तो उसमें डरने की क्या बात है। तो इस तरह उसके कहने पर तकातोशी हिम्मत जुटाता है और फिर वो एमी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब एमी थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है और ये सुनकर तकातोशी बहुत खुश हो जाता है। वो रात भर अपने डेट की प्लानिंग करने में लगा रहता है। अगली सुबह वो अपने कॉलेज जाता है। वहाँ वो देखता है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर उसकी जिराफ वाली पेंटिंग लगी होती है। अब उसे याद आता है कि एमी ने कहा था कि इसे नोटिस बोर्ड में लगना चाहिए। ये सोचते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि शायद कॉलेज के किसी टीचर ने उसकी पेंटिंग देखकर लगा दी होगी। वो जल्दी से अपनी क्लास अटेंड करता है और एमी से मिलने निकल जाता है। अब आज उनकी पहली डेट होती है, तो दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। फिर मूवी के बाद वो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो खाने के दौरान ढेर सारी बातें करते हैं और रात हो जाती है। अब डिनर करने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तो तकातोशी एमी से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो एमी उसकी बात सुनकर थोड़ा रुकती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और मुझे खाने का बहुत शौक है, क्या तुम मुझे झेल पाओगे। तो तकातोशी मुस्कुराकर कहता है कि क्यों नहीं। इस तरह वो उसकी सारी शर्तें मान लेता है। अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं और तकातोशी को लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। फिर अगले दिन तकातोशी अपना रूम शिफ्ट कर रहा होता है और अपने सामान को पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ एमी आ जाती है और वो उसकी मदद करने लगती है। अब दोनों मिलकर रूम में सामान सेट करने लगते हैं और हंसते बात करते हुए काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक एमी पलटकर रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तकातोशी उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अचानक एमी को क्या हुआ। अब वो एमी से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमी की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और उस बॉक्स के अंदर एक डायरी होती है। अब एमी तकातोशी से पूछती है कि ये डायरी किसकी है। तो तकातोशी बताता है कि जिस लेडी ने मेरी जान बचाई थी वो मुझसे मिलने आई थी जब मैं 10 साल का हुआ, यानी 5 साल बाद। वो कहता है कि उस लेडी ने मुझे ये डायरी दी थी। फिर वो बताता है कि उस लेडी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी इस डायरी को खोलकर ना देखूं, इसलिए आज तक मैंने इस डायरी को नहीं खोला। अब एमी उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है और फिर से सामान सेट करने में लग जाती है। अब जल्दी ही एमी की मदद से तकातोशी अपना पूरा रूम सेट कर लेता है और अब रात होने पर एमी कहती है कि अब मुझे जाना होगा। इसके बाद तकातोशी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में एमी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज पहली बार मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। और ये सुनकर एमी थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और ये देखकर तकातोशी हंसकर कहता है कि तुम सच में बहुत इमोशनल हो। अब इसके बाद वो उसे ट्रेन में बैठाकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन दोनों एक बार फिर से मिलते हैं और फिर साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। फिर शॉपिंग के बाद एमी पहली बार तकातोशी के लिए खाना बनाती है और तकातोशी खाना खाकर कहता है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती है। तो ये सुनकर एमी के मुंह से अचानक निकल जाता है कि ये तुम्हारी मॉम की ही तो रेसिपी है। अब ये सुनते ही तकातोशी हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर एमी को उसकी मॉम की रेसिपी के बारे में कैसे पता। वो सोचता है कि अब तक उसने एमी को अपने घर पर किसी से नहीं मिलवाया, तो आखिर वो ये कैसे जानती है। वो एमी से कहता है कि उस दिन जब मैं जिराफ की फोटो बना रहा था तो तुमने कहा था कि ये नोटिस बोर्ड पर लगना चाहिए और फिर अगले दिन वो नोटिस बोर्ड पर लग गई थी। फिर वो कहता है कि आज तुमने मेरी मॉम जैसा खाना बनाया, तो क्या तुम्हारे पास कोई खास पावर है, क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो। अब एमी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाकर बहुत अमीर बन जाती। वो इस बात को मजाक में उड़ा देती है, लेकिन तकातोशी के मन में एक शक पैदा हो जाता है और सोचने लगता है कि एमी में ऐसा कुछ तो खास है जो वो उसे बता नहीं रही। अब अगले दिन तकातोशी और एमी एक बार फिर से मिलते हैं और वहाँ एमी तकातोशी का एक नया हेयर स्टाइल बनाती है। फिर हमें पता चलता है कि इन्हें मिले हुए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। अब दिन ढलने लगता है और रात हो जाती है। फिर एमी कहती है कि अब मुझे अपने घर जाना होगा और आज वो जल्दी में होती है और गलती से अपनी डायरी तकातोशी के घर पर ही छोड़ जाती है। अब एमी के जाने के बाद तकातोशी अपने रूम में अकेला होता है और तभी उसकी नजर उस डायरी पर पड़ती है। अब वो उस डायरी को उठाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। असल में डायरी में डेट्स के साथ इवेंट्स लिखे होते हैं और हर डेट रिवर्स ऑर्डर में होती है, जैसे 10 तारीख के बाद 9 तारीख, 9 तारीख के बाद 8 तारीख। ये देखकर तकातोशी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये डायरी इतनी अजीब क्यों है। अब वो डायरी को बार बार पलटकर देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक उसे एमी का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी। तो तकातोशी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
यहाँ हम देखते हैं कि एमी एक टेलीफोन बूथ से उसे कॉल कर रही होती है और वो तकातोशी से कहती है कि हम दोनों का एक राज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और कल तुम उस बॉक्स को लेकर आना जो तुम्हें उस लेडी ने दिया था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम छोटे थे। तो तकातोशी कहता है कि ठीक है, मैं उसे लेकर आऊंगा। लेकिन तभी रात के 12 बज जाते हैं और अचानक से एमी उस टेलीफोन बूथ से गायब हो जाती है, जिससे तकातोशी हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि एमी अचानक से कहां चली गई। अब अगले दिन दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, जहां एमी तकातोशी को बताती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं, मैं एक दूसरी दुनिया से हूं, यानी कि एक पैरेलल वर्ल्ड से। वो बताती है कि मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया के समय से पूरी तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलता है और यही वजह थी कि मुझे पहले से पता था कि जिराफ की जो पेंटिंग तुमने बनाई थी वो तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगेगी। साथ ही मुझे ये भी पहले से पता था कि तुम कब और कहां जाओगे। अब तकातोशी उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। इसी बीच एमी उससे वो बॉक्स मांगती है जो आज से 10 साल पहले उसे उस लेडी ने दिया था जिसने उसकी झील में डूबने से जान बचाई थी। अब तकातोशी अपने जेब में से वो बॉक्स निकालता है और एमी उसे एक चाबी दिखाती है। वो कहती है कि ये इसी बॉक्स की चाबी है और ऐसा कहते हुए वो उस चाबी से बॉक्स को खोलती है। अब बॉक्स के अंदर एक फोटो होती है और उस फोटो में एमी, तकातोशी और उसकी फैमिली होती है। ये देखकर अब तकातोशी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तक उसने तो एमी को अपनी फैमिली से मिलवाया ही नहीं, तो इसमें ये फोटो यहाँ कैसे आई। अब एमी बताती है कि ये फोटो हम कुछ दिनों बाद लेंगे। वो कहती है कि 5 साल की उम्र में जिस लेडी ने तुम्हारी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी और उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। वो कहती है क्योंकि मेरी दुनिया का समय रिवर्स ऑर्डर में चलता है, इसलिए 15 साल बाद यानी आज मेरी उम्र 20 साल है और तुम भी आज 20 साल के हो। वो कहती है कि ये पहली और आखिरी बार है जब हम दोनों एक ही उम्र के हैं और मैं हर 5 साल बाद 1 महीने के लिए इस दुनिया में आती हूँ। वो कहती है कि सबसे पहले मैं उस वक्त आई थी जब तुम 5 साल के थे, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और दूसरी बार मैं उस वक्त आई जब तुम 10 साल के थे और मैं 30 साल की थी और तब मैंने तुम्हें ये बॉक्स दिया था। फिर आगे वो बताती है कि तीसरी बार मैं तुम्हारे 15 साल की उम्र में आई जब मैं 25 साल की थी और आज 5 साल बाद जब तुम 20 साल के हो चुके हो तो मैं भी 20 साल की हूँ। फिर वो कहती है कि इसके बाद तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगी तो तुम्हारी उम्र 25 साल होगी और मेरी 15 साल। फिर उसके बाद मैं 10 साल की उम्र में आऊंगी और तब तुम 30 साल के होंगे और फिर जब मैं 5 साल की उम्र में आऊंगी तब तुम 35 साल के होंगे। वो अब तकातोशी को याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि झील में डूबने से मेरी जान किसी आदमी ने बचाई थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। अब तकातोशी ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और उसका दिमाग चकराने लगता है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों का चकरा रहा है। अब वो एमी से कहता है कि अगर तुम्हारी उम्र रिवर्स में चलती है, यानी जो मेरा पास्ट है वो तुम्हारा फ्यूचर है, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में कैसे पता। तो एमी बताती है कि जब तुम 25 साल के हो जाओगे और मैं 15 साल की हो जाऊंगी तो मैं 1 महीने के लिए फिर से इस दुनिया में आऊंगी और उस वक्त तुम ही मुझे ये सारी बातें बताओगे। वो कहती है कि मैं उन बातों को अपनी डायरी में लिख लूंगी और ये वही डायरी होगी जो तुम्हें मैं देकर गई थी। यानी एमी के पास जो डायरी है जिसमें उसने सारे इवेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है वो उसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद तकातोशी ने बताया है। वो कहती है कि ये सारी बातें तुम मुझे 5 साल बाद बताओगे जब मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगी। अब तकातोशी ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक बात समझ में आती है। उसे लगता है कि जो भी पल वो एमी के साथ बिता रहा है वो असल में एमी के लिए नए नहीं है। यानी एमी जो भी बातें उससे कर रही है वो सिर्फ डायरी में पढ़कर कर रही है। अब वो सोचने लगता है कि एक दिन पहले जो पल उसने एमी के साथ बिताए थे उनके बारे में एमी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि असल में उसका पास्ट एमी का फ्यूचर है। यानी एक दिन पहले जो वक्त उन्होंने साथ बिताया था वो एमी के लिए अभी हुआ ही नहीं। इसका मतलब तकातोशी को अपने एक दिन पहले की सारी बातें याद होती हैं, लेकिन एमी को नहीं। ये बात अब तकातोशी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि एमी के साथ बिताए उसके सारे पल नकली हैं। वो एमी से कहता है कि अब हमें नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों के मिलने का एक ही मकसद था। जब मैं 5 साल का था और तुम 35 साल की थी तो तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब जब तुम 5 साल की हो जाओगी और मैं 35 साल का हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तो अब हमें सिर्फ उसी मकसद पर फोकस करना चाहिए। ये कहते कहते वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि उसने एमी से सच में बहुत प्यार किया है, लेकिन अब उसे लगता है कि ये प्यार अधूरा है।
जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब चलते चलते उसे एक बात का एहसास होता है कि जो तकलीफ उसे अभी हो रही है वो तकलीफ एमी शुरू से ही बर्दाश्त कर रही है। और इस तरह हमें पता चलता है कि 15 फरवरी जो इनके मिलने का पहला दिन था वो दरअसल एमी का आखिरी दिन था। यही वजह थी कि वो उस दिन रोए जा रही थी और वापस जाते वक्त बहुत इमोशनल थी क्योंकि एमी को पता था कि 15 फरवरी के बाद अब वो 5 साल बाद ही तकातोशी से मिलेगी। वो सोचता है कि आने वाले सारे पल जो वो जिएगा यानी 16 मार्च तक वो सारे पल एमी पहले से ही जी चुकी है, इसलिए 16 मार्च जो तकातोशी के लिए उसका आखिरी दिन होगा वो दरअसल एमी का पहला दिन होगा। इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि उसने एमी को गलत समझा, इसलिए अब वो तुरंत एमी को कॉल करता है क्योंकि इस वक्त रात के 12 बजने वाले होते हैं और वो एमी से कहता है कि तुम्हारा जो कल आएगा यानी जो मेरा एक दिन पहले बीत चुका है उसमें मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। उसके ऐसा कहते ही रात के 12 बज जाते हैं और एमी फिर से गायब हो जाती है। अब तकातोशी फोन पर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा होता है जिससे वो समझ जाता है कि एमी अब जा चुकी है। अगले दिन तकातोशी एक बार फिर से एमी से मिलता है और वो दोनों एक पार्क में होते हैं, लेकिन एमी को कुछ भी याद नहीं होता कि एक दिन पहले आखिर हुआ क्या था। अब तकातोशी उसे देखकर उदास हो जाता है और उसे समझ आता है कि एक दिन पहले जो कुछ हुआ वो एमी का फ्यूचर है, यानी जो पल वो अभी जी रहे हैं वो एमी की जिंदगी में एक दिन बाद होंगे। अब वो एमी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो एमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। इसके बाद वो दोनों उस दिन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। इसी बीच तकातोशी उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ उसकी मॉम एमी से बहुत प्यार से मिलती है। वो एमी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और इसी बीच एमी तकातोशी की मॉम से खाने की रेसिपी पूछती है। अब वो रेसिपी को ध्यान से सुनती है और अपने दिमाग में नोट कर लेती है ताकि किसी दिन मौका मिलने पर तकातोशी के लिए वैसा ही खाना बना सके। अब हमें पता चलता है कि यही वजह थी कि पास्ट में एमी ने तकातोशी के लिए वैसा ही खाना बनाया था जैसा उसकी मॉम बनाती है। अब तकातोशी अपनी मॉम और एमी को साथ में हंसते हुए देखता है, जिसके बाद वो भी अब बार बार इमोशनल हो जाता है। वो ठीक उसी तरह रोने लगता है जैसे एमी पहले रोया करती थी। उसे पता होता है कि अब वो और एमी सिर्फ 30 दिनों तक ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और अब वो 30 दिन लगभग खत्म हो चुके हैं। इसी बीच अब 16 मार्च आ जाता है और ये तकातोशी के लिए एमी के साथ आखिरी दिन होता है, जबकि ये एमी का तकातोशी के साथ का पहला दिन होता है। अब तकातोशी उस दिन अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और अपने आर्ट रूम में कुछ स्केच बना रहा होता है। तभी वहाँ एमी आती है जो बहुत शर्माई हुई होती है। हालांकि वो पहले से तकातोशी को जानती है, लेकिन चूंकि ये उसका पहला दिन होता है तो वो थोड़ा हिचकिचा रही होती है। लेकिन तकातोशी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक फोटो बनाऊंगा, चलो यहाँ बैठ जाओ। ये सुनकर एमी उसके सामने बैठ जाती है और उससे पूछती है कि हमने इन 30 दिनों में क्या क्या किया था, मैं हर एक बात को डिटेल में लिखना चाहती हूँ। तो तकातोशी उसे देखकर थोड़ा रुकता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो उसे सारी बातें बताने लगता है। वो उसे हर एक पल के बारे में डिटेल में बताता है कि कैसे वो पहली बार ट्रेन में मिले, कैसे उन्होंने चिड़ियाघर में जिराफ की पेंटिंग बनाई, कैसे वो झील के किनारे गए और कैसे वो डेट पर गए। अब एमी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती है और अपनी डायरी में लिख लेती है। इस तरह वो दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ आखिरी पल को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तकातोशी का दिल भारी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसका एमी के साथ आखिरी दिन है। फिर जब रात के 12 बजने वाले होते हैं तो वो दोनों उसी स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां से एमी हमेशा ट्रेन पकड़ा करती थी। अब तकातोशी बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे वो दिन याद आता है जब वो पहली बार एमी से मिला था और उस दिन एमी बहुत इमोशनल थी क्योंकि वो उसका आखिरी दिन था। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो ट्रेन आती है और एमी उस ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अब तकातोशी स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन को जाते हुए देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पता होता है कि अब 5 साल तक वो एमी से नहीं मिल सकता और जब 5 साल बाद वो वापस आएगी तो वो 15 साल की होगी और ये 25 साल का होगा। इसके बाद वो अकेले स्टेशन पर खड़ा रहता है और फिर सीन यहाँ से 5 साल आगे शिफ्ट होता है। अब तकातोशी 25 साल का हो चुका होता है और इस वक्त एमी सिर्फ 15 साल की होती है जो एक स्कूल में पढ़ती है। यहाँ तकातोशी उससे मिलने जाता है
और अपने साथ वो उसका पोर्ट्रेट ले जाता है जो उसने 5 साल पहले अपने कॉलेज में एमी के लिए बनाया था। वो एमी को वो फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि आज से 5 साल बाद हम मेरे कॉलेज में मिलेंगे। फिर हमें पता चलता है कि यही वजह थी कि 5 साल पहले जब दोनों 20 साल के थे और एमी का पहला दिन था तो वो ताकातोशी के कॉलेज में आई थी। यानी आज जब वो 15 साल की थी तब 25 साल के ताकातोशी ने उसे बता दिया था कि जब हम एक बार फिर से समय में एक साथ होंगे, यानी तुम्हारे 5 साल बाद जब तुम 20 साल की हो जाओगी और मैं भी 20 साल का होऊंगा, तो हम दोनों मेरे कॉलेज के आर्ट रूम में मिलेंगे। अब वो उसे बताता है कि वहाँ मैं तुम्हारी ये फोटो बनाऊंगा और ये सुनकर एमी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद सीन यहाँ से फिर से 5 साल आगे शिफ्ट होता है। अब ताकातोशी 30 साल का हो चुका होता है और अब वो एमी से मिलने जाता है जो इस वक्त सिर्फ 10 साल की होती है। अब वो उससे बहुत प्यार से बात करता है क्योंकि इस वक्त ताकातोशी बहुत मैच्योर हो चुका होता है। वो एमी को देखकर मुस्कुराता है और फिर उससे अलविदा कहने से पहले कहता है कि हम एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे। मैं तुम्हारे स्कूल में मिलने आऊंगा जब तुम 15 साल की हो जाओगी। अब फिर सीन यहाँ से 5 साल आगे बढ़ता है। अब एमी की उम्र सिर्फ 5 साल की होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ पहली बार अपनी दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई है। यहाँ वो अपने परिवार के साथ एक मेले में होती है और तभी वहाँ एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट में एमी को एक लड़का बचाता है जो कोई और नहीं बल्कि 35 साल का ताकातोशी होता है। ये पहली बार होता है जब एमी ने ताकातोशी को देखा था। वो उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से देखती है, यानी यहीं से इन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन शायद ये दोनों समय के एक भंवर में फंस चुके होते हैं क्योंकि कहानी यहाँ से एक बार फिर से आगे बढ़ती है। अब एमी जब 20 साल की हो चुकी होती है तो वो फिर से ट्रेन में जाती है और उसे ताकातोशी का इंतजार होता है। इसके बाद वो ट्रेन में चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नजर सामने बैठे ताकातोशी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। और ये ठीक वही मोमेंट होता है जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी और ठीक इसी जगह पर ये कहानी यहाँ एंड भी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।